तो दोस्तों, लॉ कॉर्नर के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं 1991 के उस कानून पर जिसे संसद ने इस नीयत से पास किया था कि देश भर में जो मंदिर मस्जिद के विवाद हैं उनमें एक ठहराव आ जाएगा, उन पर रोक लग जाएगी। मैं बात कर रहा हूं द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 की, जिसको संसद के अंदर पास हो जाने के बावजूद देश के अंदर मंदिर मस्जिद के जो विवाद हैं, धर्म स्थानों के जो विवाद हैं, वे थमे नहीं हैं। दरअसल इस कानून को लाया तो गया था बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के बीच में, और इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो इस विवाद को रोकना था। लेकिन इस कानून में इसी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल जो था अयोध्या में, उससे जुड़े विवाद को इस कानून से बाहर रख दिया गया था। और इसके अलावा इस कानून के अंदर और भी बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी एम्बिग्यूटीज थी, जिनके चलते, जिनका फायदा उठाकर काली ताकतों ने इस तरह के जो संकीर्ण सांप्रदायिक विवाद हैं उनको जिंदा रखा है। अदालतों ने ऐसे सूट्स को, ऐसे दावों को एंटरटेन करना जारी रखा है इस कानून के बावजूद, जिनको ये कानून एक्सप्रेसली, स्पष्ट रूप से उनको ये बाधित करता है, उनको रोकता है, उनकी मनाही करता है। तो क्या था ये कानून, किस नीयत से लाया गया था, और क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हुई, क्या परिणाम हुए इस कानून के, क्या इसकी खामियां थी, इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दो विशेष अतिथियों को यहाँ आमंत्रित किया है। मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ आफशा प्राचा जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वकालत करती हैं, और इस विवाद पर, जो इस कानून को लेकर और बाबरी मस्जिद से जुड़े विवाद को लेकर वे खासतौर से सक्रिय रही हैं, उस पर काफ़ी वोकल रही हैं। तो मेरे साथ साथी असद अलवी जी हैं, जो पत्रकार भी हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही वे वकालत भी करते हैं। तो लगातार वे भी इन मुद्दों पर वोकल रहे हैं और इस कानून को उन्होंने स्टडी किया है। तो आइए हम बातचीत शुरू करते हैं। असद भाई, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आप हमें ये बताएं, हमारे दर्शकों को, कि ये जो संसद ये जो कानून लाई थी 1991 में, इसके पीछे मकसद क्या था, संसद की नीयत क्या थी? बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई। लोगों को याद है कि 90 के दशक के अंदर और पूरे देश के अंदर एक इंतशार फैला हुआ था। पूरे देश सांप्रदायिकता की आग लगी हुई थी, और उसी वक्त हड़बड़ी में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव की, वो एक वर्शिप ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेके आए। सेक्शन 3 वो लेके आए, और सेक्शन 3 में ये बात कही गई कि जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है और जिसकी जो भी रिलीजियस स्टेटस है किसी प्रॉपर्टी का, उसको कोई भी आदमी, नो पर्सन शेल कन्वर्ट इट। नो पर्सन कहने के बाद ऐसा लगता है कि इस एक्ट के अंदर बहुत बड़ी एम्बिगिटी थी, क्योंकि ये जो भी, जब ये इंतशार होता है मंदिर मस्जिद का, तो इसमें सिर्फ एक कोई अकेला शख्स इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें पूरी समुदाय और पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी, और ये हड़बड़ी के अंदर बना हुआ है। और उसमें एक प्रोविजन 5 रखा गया था, जिसमें अयोध्या को इससे एग्जेम्प्ट किया गया था कि वो 91 के उसमें नहीं आएगा, और सेक्शन 3 के वायलेशन के लिए 3 साल की सजा दी गई थी। ये 8 सेक्शन का एक छोटा सा एक्ट बनाया गया था, और ये समझा गया था कि ये एक्ट शायद जो देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलती है मंदिर मस्जिद के इशू को लेकर, वो शायद ये रुक जाएगी। लेकिन इसके अंदर एम्बिगिटी थी, इनकम्प्लीट था। इसके अंदर ये नहीं था कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट में किसी ने इसको चैलेंज किया हुआ है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया हुआ है। और उसके बाद, क्योंकि उसमें ये तय था कि कोई भी शख्स किसी भी मंदिर मस्जिद से रिलेटेड केस को, कोई कोर्ट का, किसी कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है और वो उसकी सुनवाई नहीं कर सकता है। इसी को लेके इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया है। लेकिन
उसके बावजूद कि ये 1991 का एक्ट मौजूद है, उसके बावजूद कितने लोगों ने इस तरह के केसेस डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर फाइल किए हुए। तो जब ये 23 अगस्त 1991 को एस बी चौहान ने इसको टेबल किया था, तो मैं पार्लियामेंट की वो डिबेट देख रहा था कि जिसमें इसके ऊपर डिबेट की गई थी। तो वो कोई डिबेट ऐसी नहीं थी कि जिसमें आपको लगे कि बहुत ही संजीदा डिबेट की गई हो, बिल्कुल पॉलिटिकल डिबेट थी। एक तरफ से एस बी चौहान ने इसको टेबल किया और जसवंत सिंह जो बीजेपी के लिए थे उन्होंने इसको अपोज किया, और एक बहुत सतही दर्जे की इस पे डिबेट की गई। जितना चिंतन इस पे होना चाहिए था, जितना बड़ा देश के अंदर सांप्रदायिकता इन मामलों को लेकर फैलती है, और लोगों ने 91 के बाद 90 के दशक में लोगों ने देखा है कि कितनी आपस के अंदर सांप्रदायिकता फैली, कितना उसका नुकसान हुआ है। और खुद कांग्रेस ने कितनी सारी 5 या 6 बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी, उनको डिसमिस किया है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद। और ये लगातार कम से कम 10 साल तक ये सिलसिला बराबर चलता रहा है, और उसके बावजूद कि 91 का एक्ट मौजूद था, न देश की सांप्रदायिकता में कमी आई है। तो ये असद भाई हमें बता रहे हैं कि एक्ट मौजूद था, कानून मौजूद था कि कोई विवाद नहीं होगा इसके ऊपर। उसके अंदर एक कट ऑफ डेट रखी गई थी कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी उस स्थिति को बरकरार रखा जाएगा। उसको एक तरह से स्टेटस को दे दिया गया था एक्ट से कि इस पर कोई भी विवाद जो है वो नहीं होगा, और जो विवाद हैं वो भी एबेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जो सूट्स फाइल किए हुए हैं, जो पिटिशन फाइल किए हैं, वो एबेट हो जाएंगी। इसके बावजूद ऐसा नहीं हो पाया, और पूरे देश के अंदर ये वाद विवाद जो है ये चलते रहे, अदालतों से बाहर भी, अदालतों के अंदर भी। और जैसा कि पहले ही कहा जा रहा था कि अयोध्या के बाद अयोध्या हमारी है, अब मथुरा काशी की बारी है, तो काली ताकतों ने अपना खेल जो है वो जारी रखा इसके बावजूद। तो ऐसा क्यों हुआ? आइए अफशा जी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अफशा जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कानून आ गया, कानून में कट ऑफ डेट आ गई, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि कोई विवाद इस तरह का नहीं रहेगा। इसके बावजूद ये विवाद अदालतों में क्यों एंटरटेन किए गए और कैसे चलते रहे? जी राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे इनवाइट करने के लिए। जी मकसद तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल जाहिर है। 91 में ये एक्ट लाया गया, फिर भी 92 की घटना तो सभी को मालूम है किस तरह साजिशन जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। तो और स्पेशली जब इसको अयोध्या को जब एग्जम्प्ट किया गया तो इसकी इंटेंशंस तो काफ़ी क्लियर थी, लेकिन बात यह है कि उसमें भी कंप्लाइंस नहीं हुआ। और जब से अब तक लेके अनगिनत मस्जिदों को खुदवाना और जी दरगाहों को खुदवाने का लगातार सिलसिला अब भी जारी है। और संभल से लेके ये सरासर एक ये जो अराजकता फैलाने वाले जो एक गुट हैं, ख़ास तौर पे ये उन्हीं की साजिश है जो देश में अराजकता फैलाने की उनकी कोशिश तब से ही चालू थी, वो अभी तक भी चालू है। जो संभल के आखिरी दंगे हमने देखे, जो कुल मिला के आपको ये जानकारी भी देना चाहूँगी कि उसके बाद से भी जो टारगेट करे गए, कम से कम 1800 ऐसी मस्जिदें मार्क करी गई हैं पूरे देश में। तो जिसके ऊपर शक जाहिर किया गया है कि यहाँ पर उसके नीचे कहीं मंदिर या पाए जा सकते हैं। तो 1800 के करीब मार्क की गई हैं, जो आप समझ ही सकते हैं कि वो 1800 किसी एक शहर में नहीं हो सकती, किसी एक प्लेस पे नहीं हो सकती, वो पूरा पैन इंडिया होगा। तो किस तरह की ये साजिशें हैं बिल्कुल साफ जाहिर है, पूरे देश में दंगे फैलाने की, अराजकता फैलाने की। और
और जो भाई को भाई से लड़वाए, जो पड़ोसी को पड़ोसी से लड़वाए, जो हर प्लेस ऑफ वर्शिप के नीचे एक आम इंसान को शक की सुई उस तरफ मोड़े, जो ऑलरेडी हमारी जो गोदी मीडिया है जिसका कार्य में अग्रसर है, और जो पूरी कमी कोई नहीं छोड़ती इस काम को पूरा अंजाम देने के लिए। तो ये देश की कोर्ट्स, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की जो साजिशन दंगे फैलाने की ये जो कोशिश है इसको नाकाम करा जाए। जो कम से कम हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस यादव हैं उनके वक्तव्य से तो हमें ऐसा नहीं लगता कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पे हम कुछ उम्मीद की नज़र से देख सकते हैं। तो अब हम सीधा अब देश की सुप्रीम जो सुप्रीम अदालत है उसकी तरफ ही हम आशा भरी नजरों से देखते हैं कि ये जो साजिश है, ये जो माइनॉरिटीज को अटैक करने की एक घिनौनी साजिश है, उसको नाकाम करने के लिए कोई सख्त से सख्त कदम उठाया जाए और इस तरह की अराजकता की कोशिशों को नाकाम करा जाए, और माइनॉरिटीज को जो सेफ गार्ड्स दिए गए हैं, जो उनको सुरक्षित रखने के लिए जो उनको स्पेशल कुछ प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 25 में, उसकी सुरक्षा की जाए और उसको इंटैक्ट रखा जाए। जी जी, तो यहाँ अफशा जी हमें बता रही हैं कि किस तरह से पूरी देश में एक खेल चल रहा है। 1800 मस्जिदें हैं, उनको लिस्ट किया गया है इस पर्पस के लिए कि कहीं भी ये जो शांति है ये बरकरार न रह सके, पूरे देश के अंदर इस तरह का एक विवाद खड़ा कर दिया जाए। छोटे से छोटे धर्मस्थल से लेकर बड़े से बड़े धर्मस्थल तक एक विवाद खड़ा कर दिया जाए, और इस विवाद के अंदर जो है पूरे देश के अंदर एक असंतुलन, एक राजनीतिक असंतुलन जो है, सामाजिक असंतुलन जो है उसको पैदा किया जाए। अफशा जी ने कहा कि उन्होंने जस्टिस यादव यानी शेखर कुमार यादव जी का नाम लिया, जो खुल्लम खुल्ला फांसीवाद का, सांप्रदायिकता का प्रचार करते रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस इशू करना पड़ा है उनको अपना फेस सेव करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जहां अफशा जी ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें आशा है, हम ये देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी हम कुछ और होता हुआ देख रहे हैं। अयोध्या का जो जजमेंट है उसके बाद बहुत ही हैरान कर देने वाली बात सामने आई, और जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जो सीजेआई रिटायर हुए, उन्होंने कहा कि ये जजमेंट, इसको उन्होंने अपना नाम नहीं दिया लेकिन इसको उन्होंने ऑथर किया था। एक तो ये स्वीकारोक्ति आई, दूसरी ये स्वीकारोक्ति आई कि उन्होंने इस जजमेंट का, ये जो जजमेंट दिया, ये जो फैसला दिया, ये संविधान के हिसाब से नहीं दिया बल्कि भगवान के आदेश के हिसाब से दिया। उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने बैठ गया और मूर्ति ने मुझे जो बताया उस हिसाब से मैंने जजमेंट दे दिया। किस किस्म का ये जजमेंट आया है इस पर बात करेंगे। आइए असद अलवी साहब के पास चलते हैं। तो असद भाई, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो चंद्रचूड़ साहब का बयान आया कि मैं मूर्ति के सामने बैठ गया और मूर्ति ने जो कहा वो मैंने जजमेंट में लिख दिया, और उसके बाद उन्होंने अपना नाम छिपाया, तो इस पूरी की पूरी बात के परिप्रेक्ष्य में आप इस जजमेंट को, ये जो फैसला है राम जन्मभूमि अयोध्या विवाद पर, इसको आप किस तरह से देखते? देखिए राजेश भाई, बीजेपी जो पावर में आई तो उसका जो सबसे बड़ा नारा था कि हम मंदिर बनाएंगे। देश के अंदर मंदिर बना, फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, लेकिन जो जजेस ऐसे फैसले करते हैं कि जो सत्ताधारी, जो पार्टी से कहीं ना कहीं उनका अलाइनमेंट हो, कुछ उसके प्रति उनकी कुछ सॉफ्टनेस हो, उसका रीज़न खुद अरुण जेटली ने एक बार पार्लियामेंट के अंदर कहा था। अरुण जेटली ने बहुत साफ कहा था कि जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब हैं ये प्री रिटायरमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जजेस का जो एक लुटियांस बंगलों को अपने ऑक्युपाई करने का जो टेम्पटेशन है वो ये सारे काम करा देता है। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अक्सर जो जजेस, जब रिटायरमेंट करीब होता है, क्योंकि नॉर्मली लोग 62 के बाद आते हैं और 65 तक रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट का होता है, तो 65 आते आते सारे जजेस, कितना सारा आपका भी तजर्बा है, अफशा साहिबा का है, मैं भी इसी प्रोफेशन में हूँ तो मैं देखता रहा हूँ
कि वो लोग जो जजेस हैं जो रिटायर होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो भी उस सत्ता के अंदर पार्टी होती है उसकी जो आइडियोलॉजी होती है उससे अपने आप को और उन डिसीजंस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उसकी जिंदा मिसाल आपने खुद बताया, जैसे चंचूड़ साहब की बात है। चंचूड़ साहब ने फिर मोदी जी को घर पे बुला के एक उन्होंने पूजा रखी, जबकि ये कहा जाता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग रहना चाहिए। और वो फिर उसके बाद इसका क्लैरिफिकेशन देते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम केसेस के बारे में डिस्कस करें। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे जजेस हैं जो रिटायरमेंट से पहले उन्होंने इस तरह के डिसीजन दिए और उन्हें कहीं ना कहीं सत्यशिवम साहब गवर्नर बने, नज़ीर साहब गवर्नर बने, गगोई साहब राज्यसभा के मेंबर बने। और ये सिलसिला आज से नहीं है, ये उस वक्त से है कि जो छागला साहब थे, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट थे तो उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू की बहुत ज़बरदस्त तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो डिप्लोमेसी आप एज ए फॉरेन मिनिस्टर आप जिसे इस वक्त करते हैं, इससे जो दूसरे तजर्बेकार जो डिप्लोमेट कंट्रीज़ हैं उन्हें ईर्ष्या होगी। उसके बाद पीएन भगवती साहब आए, छागला साहब को फिर मिसेस इंदिरा गांधी ने अपनी कैबिनेट में लिया। पीएन भगवती साहब आए, पीएन भगवती साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया। उन्होंने इंदिरा गांधी जब वापस आई 1980 में 1977 की हार के बाद, तो उन्होंने जो इंदिरा गांधी के जो पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और ये सारे जो नारे थे उसको एक लेटर लिख के कहा कि ये इस वजह से आपकी वापसी हुई। और फिर मिसेस गांधी की तारीफ करना उस वक्त इसलिए भी जरूरी था कि मिसेस गांधी 2 चीफ जस्टिस को सुपरसीड कर चुकी थी। उन्होंने एचआर खन्ना को सुपरसीड करके एमएच बेग को चीफ जस्टिस बनाया, एक मिस्टर राव को बनाया, एक बार पंडित नेहरू ने ये बनाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ये कन्वेंशन है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है उसको आप चीफ जस्टिस बनाएंगे। तो इसलिए जितने भी जजेस हैं जब रिटायरमेंट के करीब होते हैं तो वो सत्ता पक्ष की खुशनुदी हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। और इस मामले में हमने तो जो निचली अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो अदालतें हैं, उनके जजेस को देखा है। हमने देखा है कि बरेली के एक जज साहब ने पूरी एक ऐसा जजमेंट लिखा जिसे हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक्सपंज किया, और उसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने फिलोसोफर प्लेटो का हवाला दिया कि फिलोसोफर प्लेटो ने कहा था कि किंग फिलोसोफर वो होना चाहिए जो सत्ता के जिसके होना चाहिए। और ऐसा सत्ताधारी जो है आज योगी जी हैं, योगी जी की खुलेआम तारीफ की उसने अपने जजमेंट के अंदर। असल में असद भाई बहुत अच्छा बिंदु रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किस तरह से जजेस जो हैं वो पोस्ट रिटायरमेंट अपने बेनिफिट्स के लिए सत्ता की इस तरह से एक तरह से उसके लिए काम करते हैं, सत्ता की दलाली करते हैं। और ये अपने आप में एक खतरनाक ट्रेंड है। लेकिन मामला अगर यहीं तक होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मामला एक दूसरा है। इंडिविजुअल जजेस तो ठीक है, अपने पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन भारत की जो रूलिंग क्लास है जिसने 1947 में सत्ता संभाली थी, हम देखते हैं कि 1947 से लगातार ये लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम राइवलरी के ऊपर शासन कर रहे हैं। बॉर्डर के इस तरफ भी, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी। ये जो हिंदू मुस्लिम राइवलरी है, इंडो पाक राइवलरी है, ये बहुत ही मजबूत प्लैंक रही है यहाँ जो भारत के पूंजीवादी शासक हैं उनके शासन और सत्ता को कायम रखने के लिए। तो ये जो दोनों के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा करा के, मारकाट करा के, दंगे करा के, और इससे ये जो इसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है रूलिंग क्लास, इसके ऊपर बांट करके कम्युनिटीज़ को, उनको लड़ाकर उसके ऊपर अपनी सत्ता को टिकाती, कायम रखती है, ये सबसे खतरनाक ट्रेंड है। तो मैं यहाँ अक्षय जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो एक्ट लाया गया था, ये इसलिए लाया गया था दिखाने के लिए, इसका जो दिखावटी मकसद था, पर्पस था, वो ये था कि पूरे देश के अंदर इसके ऊपर जो है मंदिर मस्जिद विवाद पर, धर्म स्थानों को लेकर जो विवाद है उन पर रोक लगा दी जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस
एक्ट को, इस कानून को उठाकर अदालतों ने ही उसको कबाड़ खाने में डाल दिया। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के तमाम विवादों को जो है स्टे किया है, लेकिन अदालतों ने नीचे इसकी बिल्कुल कोई परवाह नहीं की 1991 के एक्ट की, और किसी ना किसी बहाने चोर दरवाजे से वो ये जो इस तरह के सूट्स हैं, इस तरह की जो पिटिशंस हैं, उनको एंटरटेन करते रहे और उनको जो है जगह देते रहे। तो ये जो पूरा शासन तंत्र जिस तरह से काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी मिलकर देश के अंदर ये जो सांप्रदायिकता का विष बीज है, इसको उन्होंने लगातार सींचा है, इसको कायम रखा है। तो इसके चलते पूरे देश के अंदर आज भी इस कानून के आ जाने के बावजूद भी जो माहौल है वो बहुत ही खराब बना रहा है। इसको लेकर अफशा जी आप किस तरह से देखती हैं, क्या सोचती हैं? राजेश जी, हमारा देश धर्म प्रधान तो हो ही चुका है। सबसे ज्यादा जो धर्म की रोटियां कुछ राजनीतिक पार्टियां सेकती हैं, वो ये हिंदू मुस्लिम के झगड़ों से ही इसका आउटकम सबसे ज्यादा निकलता है। और सबसे ज्यादा अच्छी सिकी सिकाई रोटी जो खाने को मिलती है, वो ये दो धर्म के ऊपर ही वक्तव्य रखने या कंट्रोवर्शियल बयान देने की जो सिलसिला चलता आ रहा है, वो उसकी चेन खत्म नहीं होती हुई नजर आ रही है। जो हमने देखा है गाहे बगाहे आजकल तो जजेस से लेके, जैसा कि जस्टिस यादव इलाहाबाद के जो जस्टिस साहब हैं, उनका वक्तव्य से हमें लगता नहीं कि कोई एक प्रोफेशनल है जो जुडिशरी की इतनी संविधान की एक सबसे मजबूत पिलर्स में से एक पिलर जुडिशरी के जो अपने कंधों पे जिसको लेके चलना चाहिए था, उनके जिस तरह की भाषा है वो अपने आप में हैरान करने वाली है। और ये सिर्फ ये दो धर्म की ही राजनीति सबसे ज्यादा फायदा एक पार्टी को और उसके जो सरपरस्त है उनको पहुंचाती है। तो ये तो कहिए कि एक पार्टी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के कंधों पर ही चढ़कर सत्ता का मजा और सत्ता का फ्रूट चख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब ये एक्ट पारित हुआ था 1991 में, तो अंबेडकर साहब की जो बेटी थी सविता अंबेडकर, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि जो अयोध्या है वहां पर तो बौद्ध मंदिर थे, और वो जो जगह है वहां पर खुदाई हो तो वहां पे बौद्ध मंदिर नजर आ जाएंगे, वो बौद्ध विहार था। मगर उस बात को इतना प्रोपेगेंडा उसका नहीं मचाया गया, ना उसकी बात का कोई ज्यादा शोर हुआ, क्योंकि उससे साफ जाहिर है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो 1947 के बाद या उससे पहले की जो साजिशें हैं, सबसे ज्यादा जो लोगों की भावनाएं आहत होती हैं या लोगों को जोश दिलाया जा सकता है या आम लोगों के मन में जहर के इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, वो ये दो ही धर्म सबसे ज्यादा उसमें एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। जिसका जो गाहे बगाए ये जो पार्टियां हैं, वो इसका फायदा इन्हीं दो धर्मों से सबसे ज्यादा उठाती हैं और उनको इसके फल भी मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि टाइम टू टाइम चाहे वो जजेस हों, क्योंकि वो जज जब से जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने वो स्टेटमेंट दिया, उसको वर्बली उन्होंने कवर कर लिया, उसके बाद से ही ये सारा सिलसिला चल रहा है। और उसके बाद से ही जो ट्रायल कोर्ट्स में छोटी छोटी एप्लीकेशंस जो हैं, मैं उनको नाम उनका लेके उनको मशहूर करना मेरी बिल्कुल भी मर्जी नहीं है, इसलिए मैं उन वकील साहब का नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगी। उन्होंने उसके बाद से चेन लगा दी एप्लीकेशंस की और फिर वो धड़ाधड़ अलाउ होने लगी, जिसमें दूसरी को नोटिस करना तक जरूरी नहीं समझा जाता और सर्वे करने की इजाजत दे दी जाती है। तो इस तरह की घटनाएं हमें सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त में जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के सिर्फ एक स्टेटमेंट भर से ये जो खत्म ना होने वाली जो चेन शुरू हुई है, अब देखना होगा कि अब करंट जो सीजेआई साहब हैं जस्टिस खन्ना, वो किस तरह का इसमें टेक लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अभी तक सिर्फ इंटरिम ही रिलीफ दिया है, कोई इसको डिसाइड करके कोई फैसला कायम नहीं किया है अभी तक। जी राजेश जी। तो यहाँ अफशा जी हमें बता रही हैं कि किस तरह से
एक जिसको कहना चाहिए कि कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली बात है, 1991 के एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली बात है, तो वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है अदालतों में। उल्टा अदालतें जो हैं लगातार इस तरह कंट्रोवर्सी को एंटरटेन कर रही हैं। नीचे अदालतें तो इन सूट्स को एंटरटेन कर ही रही हैं, ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी 1991 में ही इस एक्ट की, 1991 के एक्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, उसकी संवैधानिकता है, उसको चुनौती मिली थी, चैलेंज मिला था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी को अपहोल्ड कर दिया था। इसके बावजूद अब फिर से एक पिटीशन लेकर के बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन लेकर बैठी है और उसके अंदर इसकी संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को फिर से एडमिट किया हुआ है। और वो याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित हैं, जिन पर अभी सुप्रीम कोर्ट को विचार करना है। इसके अलावा अफशा जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं कुछ एडवोकेट्स हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो बहुत ही स्पष्ट है, उनमें सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग हैं, दूसरे लोग हैं जो उपाध्याय जी हैं, अश्विनी कुमार उपाध्याय जी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, और ऐसे लोग हैं जो जिनको हम कह सकते हैं कि बिजी बी हैं। कानून ये कहता है कि ये जो बिजी बी हैं, जो प्रोफेशनली लगे हुए हैं इस तरह की लिटिगेशन में, उनके बिहाफ पर कोई पीआईएल एंटरटेन नहीं की जाएगी। पीआईएल का ये उसूल है, ये नियम है कि पीआईएल बिजी बी के बिहाफ पर एंटरटेन नहीं की जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं पीआईएल सिर्फ बिजी बी के बिहाफ पर ही एंटरटेन की जा रही है। ये लोग धड़ाधड़ पीआईएल लगा रहे हैं, धड़ाधड़ एप्लीकेशन लगा रहे हैं और उसको एंटरटेन किया जा रहा है। ये जो 2019 का जजमेंट आया, इसके अंदर भी सुब्रमण्यम स्वामी की एप्लीकेशन के ऊपर इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया गया था, उसको टेकअप किया गया था। तो ये मामला क्या हो रहा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। असद भाई, आप इस पर रोशनी डालिए कि ये कैसे हो रहा है कि जो बिजी बी हैं उन्हीं की एप्लीकेशन पर जो है पीआईएल एंटरटेन की जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड करने के बावजूद फिर से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के क्वेश्चन को खोल कर बैठ गई। बिल्कुल राजेश भाई, पहले तो यही थी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, उनकी मेंटेनेबिलिटी को जरूर चेक करना चाहिए। और एक बिल और पेंडिंग है आज 2016 से, जो वेक्सेशियस लिटिगेशन बिल के नाम से 2016 से कैसे जो दुर्भावनापूर्ण जो इतने भी वाद आते हैं उनका निस्तारण कैसे हो और उनके करने वाले को किस तरीके से रोका जाए, वो बिल आज भी पेंडिंग है। जबकि 2 स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, इस तरीके का कानून है कि जो ये वैक्सेशियस लिटिगेंट्स हैं उनको वैक्सेशियस डिक्लेयर किया जाएगा और उनके द्वारा फाइल की गई कोई भी पिटीशन को कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा। और ये लगातार, ये बात सिर्फ इसमें ही नहीं, अभी आईपीसी के अंदर ऑलरेडी 211 सेक्शन मौजूद है कि जो दुर्भावनापूर्ण जो कंप्लेंट्स हैं वो एक उन्हें जो है क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट्स में आते हैं और उन्हें अदालतें इंटरटेन कर लेती हैं। सबसे पहले तो लोकस स्टैंडाई जो किसी भी पिटीशन का है, उसको उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या वो आदमी उस पिटीशन को फाइल करने का उसका कोई औचित्य है या उसका कोई लोकस स्टैंडाई है। दूसरा, वो पिटीशन क्या वैक्सेशियस लिटिगेशन की डेफिनेशन में आता है। अगर ये सारी चीज़ों से संतुष्ट हो जाए तो कोर्ट को फिर कभी जाके उसमें नोटिस करने चाहिए। लेकिन जैसा कि अफशा साहिबा भी बता रही हैं कि इस बजाय इसके कि उनमें नोटिस हो, बगैर दूसरी पार्टी के नोटिस के ऑर्डर्स पास हो रहे हैं। तो वो वही वजह है कि जो अरुण जेटली साहब ने कहा था कि सत्ताधारी दल की आंखों का तारा बनने के लिए कुछ लोग, कुछ जो कोर्ट्स हैं वो इस तरीके के जजमेंट्स को एंटरटेन कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट आते आते बहुत देर हो जाती है और उस वक्त तक जो निचली अदालत से चल के और हाई कोर्ट से होके जब तक आता है तो वो इशू बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और उनकी कोशिश ये होती है कि इस इशू को मासेस तक लेके जाएं और जो एक सांप्रदायिकता जितनी भी फैला सकें, सांप्रदायिकता का जहर उसको फैलाएं और माहौल को ख़राब करें। और इसको लगातार जो कोर्ट्स जब तक इसको स्क्रूटनाइज नहीं करेंगे कि वो आदमी जो इस तरह के केसेस करने वाला है उसके पीछे मंशा क्या है, उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या ये द्वेषपूर्ण भावना से उसने ये डाला है, और किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को कोई इंडिविजुअल आके कैसे चैलेंज कर सकता है। और ये अगर किसी भी
जगह के बारे में होना, तो स्टेट से क्यों नहीं पूछा जाता, कोर्ट को पूछे कि भाई पहले स्टेटस रिपोर्ट स्टेट से मंगाए कि वहाँ पे क्या है। लेकिन वो उसका एकदम सर्वे करना और ये देखना और खुदाई होना और ये सारे ऑर्डर्स करना, एकदम इम्प्लीमेंट कर देना, ये सारा कुछ द्वेषपूर्ण लगता है और इससे बहुत हालात खराब होते हैं। इसके बहुत दूरगामी और बड़े बुरे परिणाम होने वाले हैं। हमने 90 के दशक में देखा है कि बहुत सालों तक कितने बुरे हालात रहे हैं। उसी को रोकने के लिए 91 का जैसा तैसा कानून बना था, लेकिन जैसा भी कानून बना था इसका आज भी कोई इम्प्लीमेंट। तो यहाँ असद भाई हमें बता रहे हैं कि ये कानून बना था और इस कानून का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और यही बात मैं अफशा जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं असद भाई कि ये कानून जिसका एक ऑस्टेंसिबल पर्पस तो था, देख दिखावे के लिए उसका एक मकसद था कि हम जो है देश भर में ये जो सांप्रदायिकता का माहौल है इसको रोकना चाहते हैं, हम मंदिर मस्जिद के झगड़े को रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये कानून और ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और अदालतें इसमें किसी भी तरह से, आंशिक रूप से सही, किसी तरह से कामयाब हुई हैं इस मकसद में, या ये पूरी तरह से जो संवैधानिक मशीनरी है, कानून है, उस सब का फेल्योर हमें दिखाई दे रहा है? राजेश जी, आप यही देख लीजिए कि 91 में वो एक्ट आया था और 91 में क्या हुआ, 92 में क्या हुआ था, फिर किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ कानून, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट्स लगाए गए थे कि कुछ नहीं होगा, और कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, बिल्कुल बेबाकी के साथ उसको अंजाम दिया गया बिना किसी डर के। और अब धीरे धीरे करके उन कंटेम्प्ट से और उन सब क्रिमिनल प्रोसीडिंग से सबसे एक्विटल लेके आज बड़े बड़े पदों पे वो सारे अक्यूज जो थे से कुछ नहीं छुपा। आप गाय बकाए इस पे प्रोग्राम भी करते रहते हैं और आपने देखा वो सब किन्हीं बड़े से बड़े पदों पे आज आसीन हैं और कुछ तो मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो गए हैं, बाकी आज जो सत्ता का फ्रूट है उसे चख रहे हैं और किसी को कोई सजा नहीं मिली। तो उससे साफ ही जाहिर है कि वो 91 का जो एक्ट बनाया गया था वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बनाया गया था, जो उसका भी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं किया गया, क्योंकि जो एक्ट का एक साल भी लिहाज नहीं रखा गया या उसका कंप्लाइंस नहीं किया गया। तो अब हम इतने सालों के बाद में हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं, जो अब मैंने आपको जैसा अपने पिछले उसमें बताया जब आपने मुझसे सवाल किया कि मोर और लेस 1800 ऐसे टारगेट करी गई हैं पूरे देश भर में मस्जिदें जिनके ऊपर खुदाई करने की साजिशन गाए बगाए हमला किया जाएगा, ऐसे वक्त रहते अगर नहीं रोका गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो आपने अभी हाल ही के दौर में देखा कि किस तरह संभल का एक बहुत बड़ा दंगा जिसमें छोटे छोटे 17-18 साल के जो बच्चे हैं जिनकी विधवा माँ ने उन्हें पाला, जरा आप उनका चीत्कार रुदाल देखें तो आपका भी दिल दहल जाएगा कि किस तरह से एक माँ अपने बच्चों को पालती है और वो इन दंगों की भेंट चढ़ जाते हैं। और वो भी बच्चे ही हैं जो ये दंगे कर रहे हैं, वो भी किन्हीं माओ के बच्चे हैं, क्योंकि जब कानून के लपेटे में उनको भी लिया जाएगा तो घर में तो मातम उनके भी होगा। तो कसूरवार कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो सत्ता के फ्रूट को खाने के लिए, सत्ता के मजे को चखने के लिए, आम लोग जो सिर्फ रोजगार चाहते हैं, जो अच्छा भविष्य चाहते हैं, जो उन्हें नहीं दिया जा रहा, जिसकी तलाश में कोई झगड़ा कर रहा है और कोई उस झगड़े का शिकार बन रहा है, पिस तो आम ही लोग रहे हैं। जी तो राज। अक्षय जी हमें बता रही हैं कि किस तरह से इस तरह के संकीर्ण सांप्रदायिक दंगों को कराकर, मारकाट कराकर कुछ लोगों को जो है उसमें उन दंगों के शिकार बन जाते हैं, कुछ जेल में सड़ते हैं, और इस तरह से आम जनता के इस सारे खून खराबे पर, उसके दुखों पर कुछ लोग जो हैं, मुट्ठी भर लोग जो हैं, वो अपनी रोटियां सेकते हैं। और ये पूरी की पूरी एक दुर्नीति जो है, इसने पूरे भारतवर्ष के अंदर 1947 के बाद एक ऐसा माहौल बनाकर रखा है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिसके चलते पूरे देश के अंदर मामला जो है वो बद से बदतर होता चला गया है। अब यहाँ जो बात हमारे समझने की है वो ये है, जिस पर हमें
ध्यान देना चाहिए कि शासक वर्ग के द्वारा चलाई जा रही ये जो साजिश है, जो षड्यंत्र है, जिसके तहत कम्युनिटीज़ को लड़ाया जा रहा है, और हम देखते हैं कि वो लोग जो इस तरह के दंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग की इन दंगों की, वो आज सत्ता में हैं, सरकार बनाकर बैठे हुए हैं, और जो ढांचा जिन लोगों ने वहाँ गिराया, जिन्होंने दंगा कराया, तो उस ज़मीन को उन्हीं लोगों को सौंप दिया गया जो ये इस तरह का दंगा कराने वाले थे। और अदालतों में इसके बाद जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से 1991 के कानून की धज्जी उड़ाई गई है, तो ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो जिसका नोटिस जो है देश की मेहनत का जनता को लेना चाहिए, और उसे पूरी तरह से इस संकीर्णता के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, सांप्रदायिकता की इस दुर्नीति के खिलाफ मेहनत का जनता को संघर्ष करना चाहिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, जो हमारे वक्ताओं ने, हमारे अतिथियों ने आज जिस तरह से रोशनी डाली कि ये शासक वर्ग की पूरी एक नीति, जिसके अंदर अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके अपने स्वार्थ भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 1947 के बाद देश में सत्ता में आए शासकों की एक नीति है कि कम्युनिटीज़ को लड़ाकर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर उनका बंटवारा करके उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेके अपनी सत्ता को चलाएं। तो इसके प्रति सावधान रहते हुए, आपको सावधान करते हुए आज के इस कार्यक्रम को ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहते हैं। दोनों गेस्ट का धन्यवाद करते हैं और दर्शकों का भी धन्यवाद करते हैं साथ।